आईसीएससी 10th बैच, हेलो। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सब? So, once again, myself, Dr. Amit here, and I'm ready to take you all into the beautiful world of biology. Right? And we are in continuation to the series we have started. I'm here with session number 6, the circulatory system. So far हमने क्या पढ़ा? कम ऑन एवरीवन, रिवीजन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो? नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, so please keep making notes if you want to smile like this. come on, एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद 10th बोर्ड के जिसको भी स्माइल करना है ना, ऐसे हैप्पी हैप्पी कि अरे वाह पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो उसे नोट्स बनाना है अभी से, उसे अभी से रिवीजन करना है। जो भी सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे लेक्चर में, उनके साथ घर पे जाके पढ़ना है, और जो डाउट्स है वो स्नेहल सर को कन्वे करना है। आई एम आंसरिंग ऑल ऑफ दो सच डाउट्स विच आर कमिंग टू मी, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कम ऑन टेल मी, हमने क्या क्या रिवाइज किया कल के सेशन में? हमने क्या क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट डब्ल्यूबीसीज, देयर फंक्शंस, लाइक क्या मेजर फंक्शंस है उनके? फैगोसाइटोसिस, फैगो इज ईट, डोंट कंफ्यूज विद डायापेडेसिस, इट इज अ मूवमेंट, and phago is actual engulfing of bacteria. Then we studied about inflammation, कैसे होता है, कैसे आती है WBC, swelling, pain, redness. We studied about formation of antibodies, और हमने वैक्सीन का भी रोल देखा कि वैक्सीन में मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, कैसे बनता है। आई होप आप सबको विजुअल्स के थ्रू एंड वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई ऑल ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, इफ अगर किसी को लग रहा होगा तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो प्लीज उसे और कॉम्प्लिकेट मत करिए। जैसे पढ़ा है नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और एंजॉय कीजिए, जस्ट एंजॉय एंड बी विथ मी। एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन, एवरीथिंग वी हैव फिनिश्ड। देन वी स्टडीड अबाउट प्लेटलेट्स, उनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कैसे क्लॉटिंग होता है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, इस वेसल को ब्रेक हुआ और ब्लड निकल गया तो हमें क्या क्या करना है? देयर आर डिफरेंट रिएक्शंस, एनीवन? क्या क्या होता है क्विकली? इंज्योर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस, एंड दैट थ्रम्बिन एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट इन कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन, जो कि फाइबर्स बनाएगा, टू फाइब्रिन। आसान रिएक्शन है। फाइब्रिन इज इनसोल्यूबल। क्यों इनसोल्यूबल है? क्योंकि भाई उसे क्लोज करना है, अगर वो सोल्यूबल रहा तो वो तो ब्लड के साथ बह के जाएगा। सो फाइब्रिन थ्रेड्स आर इनसोल्यूबल, दे फॉर्म स्टिकी थ्रेड्स एंड दैट इज क्लॉट। क्लॉट बन गया है, आसान है, राइट? सो ये तो हमने सीख लिया है। आपको पता है, और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको। कम ऑन, लिसन केयरफुली। सपोज आई एम इन अ हॉस्पिटल, राइट, और मुझे एक पेशेंट का ब्लड चेक करना है। मैंने उसका ब्लड लिया, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, राइट, ये एक टेस्ट ट्यूब है, और मैंने इसमें ब्लड का सैंपल ले लिया है। अब क्या होगा थोड़ी देर में, दिस वाइटिश पोर्शन जो ऊपर आया है, मैंने बोला 55% इज व्हाट? कम ऑन, रिवीजन, इट इज प्लाज्मा 55%, रिमेनिंग आरबीसी डब्ल्यूबीसी 45%। तो ये जो है डब्ल्यूबीसी तो थोड़े ही होते हैं, 4 to 5%, 40% आर आरबीसी। सो हमने देख लिया, मैंने रख दिया। अभी थोड़ी देर में आपको पता है क्या होगा? थोड़ी देर में ये इधर लेफ्ट में देखो, आपके एरो किया है मैंने, थोड़ी देर में अपने आप ब्लड क्लॉट बन जाएगा यहाँ पे, और ऊपर जो पोर्शन रहेगा उसे हम बोलते हैं सीरम, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। अगर हम इसे एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स नहीं डाले, और मैंने सिंपली एक सिंपल टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं है, और मैंने ब्लड को थोड़ी देर से ऑब्जर्व किया, देन देयर विल बी अ ब्लड क्लॉट। आप बोलोगे सर आर यू किडिंग, आप मजाक कर रहे हो क्या? तो मैं बोलूंगा नो बच्चों, आई एम नॉट इन द मूड ऑफ जोकिंग और एनीथिंग लाइक दैट, ये तो मैं सही कह रहा हूं। अब बोलोगे सर आपने तो हमें कल पढ़ा है कि एक ब्लड वेसल है, सपोज किचन में वो लेडी कल काम कर रही थी, उसको इंजुरी हुआ तो क्या होगा? तो जो भी ब्लड है, ये जो ब्लड है वो ब्लीडिंग होगा उसका, तो इसे स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिक बॉडी में एक रिएक्शन आता है, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है, क्लॉट, सो दैट ये ब्लीडिंग नहीं होगा और लेडी का आरबीसी, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब सेव होगा,
और बॉडी में से बहुत ब्लड लॉस हुआ तो शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। सो इसे रोकने के लिए बॉडी का एक इंटरनल मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन, जो हमने कल पढ़ा। राइट, क्लियर है? अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया है बिल्कुल आराम से, और इसमें क्लॉटिंग होने जैसा क्या हुआ? ये इंजुरी थोड़ी ना है, हमने तो एक इंजेक्शन के थ्रू ब्लड लिया है और इसे टेस्ट ट्यूब में डाला है। और टेस्ट ट्यूब में क्यों क्लॉटिंग हुआ? बॉडी में होता है, हमें समझ गया कि चलो इंजुरी हो गया, बट टेस्ट ट्यूब लाइक व्हाट? तो मैं कहूंगा सी लिसन बच्चों, इट इज अ रॉन्ग नोशन दैट क्लॉटिंग इज डिपेंडेंट ऑन इंजुरीज और एनीथिंग लाइक दैट। या फिर किसी को क्या लगता है पता है, अब ये एयर को एक्सपोज हो गया है, यहाँ पे एयर है, ओपन है ये टेस्ट ट्यूब सपोज, तो यहाँ पे एयर आ रहा है इसलिए क्लॉटिंग हुआ है। नो वे, दैट्स नॉट द थिंग। क्लॉटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एयर एक्सपोजर, राइट? In fact, clotting is caused by movement of blood. Clotting, please write down, keep making notes, is caused by, very important point, please write down, movement of blood over a rough surface area. ये टेस्ट ट्यूब में, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। सी, इंजुरी होना, कट होना वेसल, वो तो क्लॉटिंग होगा ही क्योंकि हमें ब्लीडिंग रोकना है। अब आपको पता है जनरली बॉडी में जो वेसल्स होते हैं, ये एक ब्लड वेसल है, इसकी लाइनिंग है, ये सेल्स हैं। तो जनरली ये वेसल्स का क्या है, अपना ह्यूमन बॉडी का टिश्यू है ना ये, दिस आर एंडोथेलियल सेल्स, एपिथेलियम आपने सीखा है 9th स्टैंडर्ड में। एनिमल टिश्यूज में ब्लड वेसल्स आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। So this is a squamous epithelium and blood is flowing like this. और इसके अंदर प्लेटलेट्स है, सब कुछ है। तो जनरली कभी ब्लड क्लॉट होगा क्या इसमें? नहीं होगा, क्योंकि ये these are viscera ना, ये बॉडी का अपना स्ट्रक्चर है, ये स्मूथ है और ये आराम से फ्लो हो रहा है, राइट? बट अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आना है तो क्या होगा? बहुत ओल्ड लोग हैं 50-60 ईयर्स, जो बहुत जंक फूड खाते हैं, हेवी है साइज में, लॉट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन देयर बॉडी, तो पता है आपको क्या होगा? ऐसे में कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुनिए। सपोज दिस इज अ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, और थोड़ी दिन में क्या होगा, इनके हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है ना, जो भी वो फूड ले रहे हैं, ऑयल, लिपिड्स, ये ऐसे आर्टरीज के वॉल में डिपॉजिट होने लगेगा। और फिर तो आपको पता है आगे क्या होना है। आगे अगर यहां से ब्लड जाएगा, ऐसे ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, तो ब्लड को क्या है, स्मूथली नहीं होगा, यहाँ पे टकरा रहा है वो, यहाँ पे क्रिस्टल है, क्रिस्टल मींस कोलेस्ट्रॉल, रफ सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी को लगेगा अरे दिस इज अ ऑब्स्टेकल, तो प्लेटलेट्स आ जाएंगे और यहाँ पे एग्रीगेट करेंगे। कैसे? ऐसे, और यहाँ पे क्लॉट बना देंगे जहां पे। और इस वजह से क्या होता है पता है, जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, देखो, तो बॉडी ने अपने आप ही बॉडी में क्लॉट्स बन गए वेसल्स में, कहीं कहीं पे हम बोलते हैं ना इसको 10% ब्लॉक है, इसको 20%, तो वहां पे बॉडी ने क्या किया है, उसको लग रहा है यार यहाँ पे रफ सरफेस एरिया है, ब्लड का फीचर है। जब भी ब्लड कम्स इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ रफ सरफेस एरिया, फिर वो कुछ भी हो, ब्लड वेसल्स अगर नॉर्मल है तो भाई ठीक है, क्लॉटिंग नहीं होगा जब तक इंजुरी नहीं। बट रफ सरफेस एरिया है, जैसे कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल आर रफ क्रिस्टल्स डिपॉजिटेड इन द वॉल्स ऑफ वेसल्स, तो क्या होगा, यहाँ पे क्लॉटिंग होगा। और फिर ऐसा क्लॉट्स यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, सी एरोज। तो फिर ब्लड को क्या होगा, ऑब्स्टेकल होगा, जहां जहां पे ब्लड रुकेगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई, आगे जाके ब्लड का स्पीड कम होगा, फिर ब्लड वहां पे अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा। अगर इस हार्ट मसल्स को सप्लाई करना है तो ब्लड के फ्लो में डिस्टर्बेंस आया, ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हुआ, प्रॉपर टाइमली कार्डियक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे इस हार्ट के स्पेसिफिक ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हुआ, और तब ऑक्सीजन कम हुआ तो तभी हार्ट अटैक आता है, यानी ऑक्सीजन कम हो गया, इमीडिएटली वो टिश्यू की डेथ होने लगी, क्योंकि कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई लगता है हर एक ऑर्गन को, वैसे ही हार्ट को खुद को भी लगेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हार्ट अटैक जब आता है। सो आपको इसमें यही समझना है कि क्लॉटिंग होती है, वहां पे भी एक्सटर्नल इंजुरी की तरह होता है, क्रिस्टल्स में रफ सरफेस एरिया,
और वहां पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, WBCs आ जाते हैं, समथिंग क्लम्प्स बन जाते हैं, एंड देन देयर इज ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ ब्लड। तो सेम है, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। वो क्या है? हाँ, हमने क्या देखा, ये टेस्ट ट्यूब्स है, लिसन केयरफुली। तो अभी हमने जैसे देखा बॉडी में वेसल्स के साथ क्लॉटिंग होता है, वैसे यहाँ पे क्या होगा, मैंने टेस्ट ट्यूब लिया और ब्लड डाला और यहाँ पे थोड़ी देर में क्लॉटिंग हो गया। अब वो क्यों हुआ? बिकॉज दिस टेस्ट ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास इज अ सरफेस एरिया, इट इज अ फॉरेन सब्सटेंस टू ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल्स को क्या पता है कि ये कौन सा रफ सरफेस एरिया है, क्योंकि उनके लिए तो नेचुरल पैसेज है ब्लड वेसल का, एंडोथेलियम लेयर, और वेसल्स जो स्मूथ होते हैं वो उसके थ्रू वहां पे नेचुरली क्लॉटिंग नहीं होगी। बट एक्सटर्नली आप कहीं पे भी डालो, रफ है, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसको अटैक करके वहां पे भी क्लॉटिंग बन जाएगा। वैसे ही टेस्ट ट्यूब में लिया तो क्लॉटिंग बन जाता है, बिकॉज इट इज एक्सपोज टू ग्लास रफ सरफेस एरिया। फिर वहां पे वो सब केमिकल रिएक्शंस होंगे, थ्रोम्बोकाइनेज, फाइब्रिन, प्रोथ्रम्बिन टू थ्रम्बिन, फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन, जो हमने कल पढ़ा, और थोड़ी देर में इसे क्लॉट हो जाएगा। और जो भी फाइब्रिनोजिन है वो कंजम्पशन हो गया है, फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन, राइट? आपको समझ रहा है ना? फाइब्रिनोजिन क्या है? नेचुरल प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। फाइब्रिनोजिन मैंने बोला था एक MCQ है, तो इट कन्वर्टेड टू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ थ्रम्बिन एंड कैल्शियम आयन। वो कैसे बनता है हमने कल देखा, थ्रम्बिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये ब्लड प्लाज्मा में होता है फाइब्रिनोजिन। अगर ये फाइब्रिनोजिन को यूटिलाइज कर लिया तो ब्लड में से खत्म हो जाएगा, उस अमाउंट ऑफ ब्लड में जितना ब्लड हमने लिया, बिकॉज वी हैव कंज्यूम्ड दिस फाइब्रिनोजिन टू कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन। दिस फाइब्रिन विल फॉर्म अ मेशवर्क and it will form a clot of that area of blood. So इस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन खत्म हो गया। तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन खत्म हो जाता है और जो सीरस फ्लूइड बचता है उसे क्या कहते हैं? भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इट इज कॉल्ड एज सीरम। कम ऑन, मैंने कई बार बोला है, प्लीज मार्क Q, इट इज कॉल्ड एज सीरम। ऊपर देखो, इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या दिख रहा है? दिस टेस्ट ट्यूब has this yellowish serum, मैंने मार्क किया है एरो से, दिस इज सीरम। और ये क्या था? नीचे ब्लड क्लॉट, रेडिश। ये पहले हमने राइट में जो टेस्ट ट्यूब है ब्लड लिया, और लेफ्ट में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है, थोड़ी देर में ब्लड क्लॉट बनने के बाद जो बचेगा उसमें फाइब्रिनोजिन नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सीरम। सो दिस इज वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो राइट, आपको अच्छे से समझना है कि कैसे एक टेस्ट ट्यूब में कोएगुलेशन होने के बाद क्लॉट से जो सेपरेटेड फ्लूइड बचता है उसे बोलते हैं सीरम। उसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ फाइब्रिनोजिन। सो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, सब क्लॉटिंग फैक्टर्स यूटिलाइज हो गए, फिर वो प्रोथ्रम्बिन हो, थ्रम्बिन हो, फाइब्रिनोजिन हो, जो भी बने हैं, और फिर उसमें सिर्फ सीरम बचा है, फ्लूइड, सॉल्ट्स, आयंस जो भी बचे हैं। सो इट इज कॉल्ड एज सीरम। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉटिंग, राइट? अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हीमोफिलिया। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? सो रिमेंबर, हीमोफिलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। राइट डाउन हीमोफिलिया। इस पे MCQ पूछ सकते हैं, आपको इसके ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बट मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये डिसीज है क्या। दो इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको ऐसा ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर मी इन लेक्चर एवरीथिंग शुड बी कॉन्सेप्चुअल, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो ही ना, सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। एग्जाम के पहले आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, दो इट बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑन हीमोफिलिया। सो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। राइट डाउन, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जो भी मदर पेरेंट से हमें, मदर फादर से मिला है, उस छोटे बच्चे को जैसे ही वो 9 मंथ से बर्थ लेगा तभी से हम उसे वो फीचर्स होंगे हीमोफिलिया के। इट इज नॉट लाइक एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्या होता है? सर्दी, खांसी, जुकाम, ये तो किसी को भी हो सकता है। दिस डिसीजेस आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड डिसऑर्डर इन मेडिकल टर्म्स। और जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जो कि बाय बर्थ आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब उसमें क्या जीन्स है, क्या नहीं है, इट इज ऑफ द लेवल ऑफ MBBS और जस्ट मोर एडवांस, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, इट इज नॉट नीडेड। और आपको पढ़ने के लिए इतना कुछ है, सो व्हाई टू गो इनटू डिटेल्स। जस्ट रिमेंबर, इन दिस देयर आर lack of blood clotting proteins, lack of blood clotting proteins। blood clot करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं ना,
वो लैक होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन्स को जो जीन्स बनाने वाले होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है। सो ये सेल में ये डीएनए है, आरएनए है, राइट, डीएनए आरएनए, इसमें जीन्स में म्यूटेशन हुआ तो जो आरएनए है वही तो प्रोटीन बनाता है ना। सेल के थ्रू ही प्रोटीन बनते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अब तक, 10th में हो आप अभी। अगर इसके ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी डीएनए आरएनए के थ्रू बनते हैं और फिर हम नॉर्मल ह्यूमंस में तो नॉर्मल होता है फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन, बस हीमोफीलिया में क्या होता है? देयर इज लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ड्यू टू म्यूटेशन। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स ही कम होते हैं इसके अंदर, राइट। सो बेसिकली इट इज ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द जीन्स। अगर ये डीएनए है तो इसमें एक जीन्स में ऐसा चेंज आ गया है that provide instruction for making the clotting factor। नॉर्मली ये जीन इंस्ट्रक्शन देता है कि चलो हमें ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने हैं नॉर्मल। पर हीमोफीलिया के पेशेंट में क्या होगा? बाय बर्थ ड्यू टू म्यूटेशंस while the sperm and ova unite and fertilization happens, mother father, तो इन प्रोसेस ऑफ 9 months बच्चे में कुछ तो गड़बड़ हो गया है सेल में, जिस वजह से क्या हुआ? इस जीन्स में कुछ म्यूटेशन आ गया है, म्यूटेशन यानी कुछ चेंज आ गया जिस वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स नॉर्मली नहीं बन रहे, इस वजह से उसमें डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर है। सो व्हेन ब्लड कैन नॉट क्लॉट प्रॉपरली देयर विल बी लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग। ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, रिमेंबर, राइट डाउन, इन हीमोफीलिया ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, यानी अगर इन बच्चों को इंजुरी हुआ तो उनमें ब्लीडिंग चलता रहेगा। सो इट इज वेरी डेंजरस। हमें इसलिए इनकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा? ब्लड लॉस से ऑक्सीजन कम होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ट्रीटमेंट तो हम देते हैं, दैट्स डिफरेंट पार्ट, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट पार्ट। आपको समझना है कि ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, तो अगर क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हुई तो ब्लीडिंग होगा। सी इन पिक्चर, ये एक बच्चा है, वॉट एवर एज, 10 ईयर्स, इसके लेग्स है तो ये नी जॉइंट है, तो ये क्या है? हीमोफीलिया का पेशेंट है। तो क्या हुआ? ये नॉर्मल वॉक भी करेगा अगर इसे ट्रीटमेंट नहीं दी, और अगर इसको इंजुरी हो गई, सी दिस इज अ ब्लड वेसल, तो ये ब्लड वेसल में ब्रेक हो गया है, ट्रॉमा, इंजुरी, ये देखो ब्लड कैसे बाहर आ रहा है, ब्लड इज कमिंग आउटसाइड। सो ब्लीडिंग हुआ, ये नी में दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने राउंड किया, दिस नी हैज ब्रूजेस, दिस नी हैज ब्रूजेस, दिस लेफ्ट नी ऑफ दैट पर्सन, अपना राइट साइड यानी जो सामने खड़ा है उसका लेफ्ट है, राइट, माई राइट साइड इज लेफ्ट, सो ये लेफ्ट लेग है, तो इसमें क्या होगा? लेफ्ट नी में ब्रूजेस है, दिस पर्पलिश कलर, सो दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो अंदर के वेसल्स ब्रेक हो गए, तो वहीं पे ब्लड जमा हो गया है, ब्लीडिंग प्रॉपरली, वेसल्स क्लोज नहीं हो रहे, और ज्यादा इंजुरी हुई है, एक्सीडेंट हो गया तो और भी ब्लड बाहर आएगा। ऐसे में तो उसे लाइफ सेव करना मुश्किल है, क्योंकि जनरली प्लेटलेट्स आर नॉट फंक्शनिंग, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट देयर, दैट्स व्हाई वी गिव एक्सटर्नली जो भी देना है क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ऑल, दैट्स ट्रीटमेंट पार्ट। बस आपको याद रखना है जेनेटिक डिसऑर्डर है, लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? और एक इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू प्लेटलेट्स। ये पिक्चर क्या है? दिस इज अ बॉय, ही वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड हिज होम, और वहां पे क्या हुआ? एक मॉस्किटो ने इसको बाइट किया है। कौन सा मॉस्किटो है? कम ऑन, आपको पता है, आपने सीखा एडिस इजिप्टी, सुना है? क्या करता है? डेंगू फीवर, सुना है ना, डेंगू। और आपने सुना होगा काफी, कभी हमारे बैचमेट्स को हुआ होगा, कभी किसी को। तो इसमें क्या होता है? प्लेटलेट काउंट्स लो। जब मैं एज अ डॉक्टर देखूंगा रिपोर्ट, तो अगर प्लेटलेट काउंट्स बिलो 1 लाख, 90,000, 50,000, जितने कम होंगे उतना डेंजरस सिचुएशन होगा। सो प्लेटलेट काउंट्स आर लो इन डेंगू। नॉर्मल कितना होता है? 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो अगर प्लेटलेट काउंट्स लो हो गए, अब वो लो क्यों होता है? क्योंकि मॉस्किटो जाता है, फिर अंदर जो भी होता है, फीवर, रैश, मसल जॉइंट पेन्स, पेशेंट को देखो रैश आ गया है, फीवर है, तो इसे हाइड्रेशन देते हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं, दैट टेक्स सम टाइम, बट इट इज अ इम्पोर्टेंट डिसीज। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गए बॉडी में, तो क्या होगा? बॉडी का प्रॉपर जो भी ऑक्सीजन सैचुरेशन और सब कुछ, आरबीसी का फंक्शन है, सब कुछ अफेक्ट होगा। प्लेटलेट से क्यों होता है ये? बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ब्लड। पेशेंट शॉक में जा सकता है ना, दे फॉर्म अ पर्टिकुलर फ्लूइड कंपोजिशन इन द वेस्कुलर कंपार्टमेंट। प्लेटलेट्स कम है तो सभी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हमें प्लेटलेट्स का ध्यान देना है कि काउंट नॉर्मल हो जाए।
ये मॉस्किटो अंदर जाके अफेक्ट करता है सेल्स को, फिर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन्स जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इट इज नॉट ऑफ योर लेवल. So don't go into all these details. I will request you, just focus on textbook points and concepts. So एग्जाम में प्लेटलेट लो काउंट, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइटोपेनिया. मैंने पूछा भी नहीं है आपको, आई एम एक्सपेक्टिंग और आई हैव एंटिसिपेटेड दैट यू नो द टर्म्स एंड देयर मीनिंग. थ्रम्बो इज प्लेटलेट. जहां पे भी वर्ड थ्रम्बो आएगा, थ्रम्बिन, थ्रम्बिन किस में होता है? ब्लड क्लॉटिंग में. इट इज अ प्रोटीन. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड ना. सी थ्रम्बो, थ्रम्बो जहां पे लगेगा प्लेटलेट में से रिलेटेड है, तो प्लेटलेट का जो क्लॉटिंग के रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या क्या है? प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन. तो थ्रम्बोकाइनेज, एवरीथिंग इज एंजाइम्स रिलेटेड टू प्लेटलेट एंड सिस्टम. थ्रम्बोसाइटोपेनिया इज लेस, बार बार बोला है मैंने. इरिथ्रोपेनिया आरबीसी कम, ल्यूकोपेनिया व्हाइट ब्लड सेल कम, थ्रम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट कम. तो ये होता है डेंगू में. सो इट इज अ वायरल डेंगू फीवर ड्यू टू मॉस्किटो. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है दिल्ली में लाइक इन ऑगस्ट 1996 टिल डेट कितने लोगों की जान ली है डेंगू ने. इट इज सच डेंजरस. यानी टाइम पे ट्रीट करो तो अच्छा है. 1 लाख प्लेटलेट है तो भी हम कवर कर सकते हैं 90 50. बट अगर 10,000 20,000 प्लेटलेट्स एकदम कम हो जाए तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, हिमोरेजिक शॉक. सो इट इज वेरी, फिर आईसीयू में एडमिट करेंगे हम. We will try our best to save that patient, but it will be a critical situation. So that's why अगर जल्दी से हम रिपोर्टिंग कर ले और टाइम पे ट्रीटमेंट दे दे तो लाइफ कैन बी सेव्ड. अ लाइफ कैन बी सेव्ड. So this is all about platelets. Come on, smile. We are done with platelets. Now we will see blood transfusion. Platelets को हमने सीख लिया. Now next. Now major topic है blood transfusion, right? अब क्या होता है? ब्लड तो हमें पता है, ट्रांसफ्यूजन. कम ऑन, डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड प्रोडक्ट्स इनटू वंस सर्कुलेशन इंट्रावेनसली. सिंपल है. कम ऑन, सी आपको ये पिक्चर दिख रहा है. एक नर्स है यहाँ पे जिसके हाथ दिख रहे हैं, उनके हाथ में एक ब्लड बैग है और एक पेशेंट है बैठा हुआ. हमने क्या किया है? सी हमने वेन को देखा है, हमने वेन को ढूंढा है, ट्रेस आउट किया है, फिर हमने विथ द हेल्प ऑफ इंट्रावेनस कैथेटर इसके अंदर डाला है और फिर इसे कनेक्ट किया. सी आपने बहुत बार सुना है ये डे टू डे लाइफ में कि अरे ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं. डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया. अ पर्सन शुड बी फिट अबाउट 21 ईयर्स एज. जो भी आइडियली वेट होना चाहिए उसको 18 ईयर्स के अबाउट तो होना ही होना है, नॉट बिलो, राइट. देन देयर शुड बी no any medical conditions, diseases. then they see for the weight so that patient का blood फिर से बन सकता है ना, patient उतना capable है ना उतने दिनों के लिए, यानी he is fit and fine ना. तो patient already anemic है, hemoglobin कम है, तो ऐसे patient का हम blood नहीं लेते. minimum 11 to 12 ग्राम % blood चाहिए, hemoglobin का परसेंटेज चाहिए. अगर below 10 hemoglobin है तो हम नहीं लेते, क्योंकि पेशेंट ही एनीमिक हो जाएगा, चक्कर आएगा, गिर जाएगा एक दिन अगर जिस दिन उसका ब्लड निकाला. सो बोन मैरो से नए नए सेल्स तो बनेंगे. वी स्टडीड अबाउट द बर्थ ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कैसे बनता है. तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले उसके लिए बॉडी फिट तो चाहिए. ब्लड तो हीमोग्लोबिन एंड एवरीथिंग शुड बी फिट इन अ पर्सन, राइट. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड प्रोडक्ट्स. हमने ब्लड को ट्रांसफर किया है इनटू वन सर्कुलेशन. वेन कहाँ से जाके मिलेगी? ब्लड हार्ट में जाएगी, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगी, आर्टरीज को मिलेगी. सो ओवरऑल इट इज अ प्रोसेस. अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड इन डिफरेंट कंडीशंस लाइक सर्जिकल ऑपरेशंस. आपको पता है ना, कोई बड़ा ऑपरेशन है, हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन, और कभी कभी ऑपरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है? बहुत ब्लड लॉस हो जाता है. सो डॉक्टर, द अटेंडिंग डॉक्टर, मेनी टाइम्स इवन आई हैव अटेंडेड डिफरेंट ऑपरेशंस on many a times, then there is need of lots of blood. कभी कभी मेजर ऑपरेशन होता है ना, जब मैं ओटी में होता था तो आई हैव सीन कि बहुत बार हमें ब्लड लगता था पेशेंट को, बिकॉज इफ समटाइम्स कभी बड़ा ऑपरेशन हो, कोई बड़ा सर्जन कर रहा है, तो वी हैव टू असिस्ट दैट. एंड जब हम सीखते थे वो, तो वी हैव सीन कि ब्लड बैग्स आते थे बार बार, दे कीप ऑन रिजर्विंग द ब्लड. पहले ब्लड ग्रुप देख लेते थे पेशेंट का, क्योंकि हमें सेम ब्लड ग्रुप का चाहिए ना किसी भी पेशेंट को. हम आगे देखेंगे कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं. सो वी यूज टू गिव द ब्लड, बिकॉज जितना ब्लड लॉस हुआ है ऑपरेशन में उतना कॉम्पेंसेट होना चाहिए बॉडी में. ऑपरेशन, इवन ट्रॉमा,
एक्सीडेंट के पेशेंट देखते हैं ना रोड पे, अगर बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किए तो उसे जल्दी से स्टेबल करके ब्लड भी देते हैं, बिकॉज बहुत ब्लड लॉस हो गया है, हमें फिर से बॉडी में ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन की कमी होगी, शॉक में जाएगा, वेसल्स कॉम्प्रेस हो जाएंगे, उनका जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए वेसल में तभी वो हार्ट तक जाएगा, नहीं तो कोलैप्स हो जाएंगे, ब्लड कम हो गया तो हार्ट का फंक्शनिंग बंद हो जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा, सो मेनी थिंग्स। टेक अ डीप ब्रेथ इन, आपको टेंशन नहीं लेना है, राइट, बिकॉज this is just to make you understand. I'm just going into few things which I have seen on day to day basis being a doctor in hospital. That way I want to convey you कि आपको syllabus में क्यों दिया है. It's not about you becoming doctor or not. It's about your general knowledge about the things, about your living things. कभी आप भी लाइफ में ब्लड डोनेट करोगे, किसी को हेल्प करोगे, so you should know the basics, right? So this is all about overview about blood transfusion. अभी दो चीजें हैं, जो ब्लड को डोनेट करेगा उसको क्या कहेंगे हम, डोनर, आसान है। ब्लड टेकन फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन, दैट हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड एज डोनर। ब्लड टेकन फ्रॉम, प्लीज कीप मेकिंग नोट्स, फ्रॉम हेल्दी पर्सन। आपको नोट्स बना के स्नेहा सर को भेजना है, फोटोज निकाल के कि आप सच में नोट्स लिख रहे हो सेशंस में, सर ने मुझे बोला है आपको कन्वे करने बार बार। सो प्लीज कीप मेकिंग the habit of making notes, just don't go monotonously कि अभी बस बैठना है, सुनना है। डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा, बट एग्जाम में तो आपको रिफ्लेक्ट करना है ना थ्रू नोट्स। जब आप लिखोगे तभी तो रिकॉल करोगे, और आप राइट डाउन नोट्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू करेक्टली मार्क करोगे। सो डोनर फर्स्ट थिंग। सेकंड, जिसे हम ब्लड दे रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट। ये तो इंग्लिश टर्म्स है, सिंपल है। द पर्सन, रिसीविंग पर्सन इज कॉल्ड एज रेसिपिएंट, और जिसको दिया है वो डोनर है, ये क्लियर है। अभी देयर आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, सी नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप आपको दिख रहा है, ये टेस्ट ट्यूब में एक ब्लड सैंपल है, एंड विद दिस पिक्चर दे आर कन्वेइंग यू दैट देयर आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप। क्या है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। मेनली 4 टाइप्स, ए बी एंड ओ, और उसके पॉजिटिव निगेटिव। जैसे होता है ना हर साइड का प्लस माइनस, वैसे ही है। अब वो प्लस क्या है, माइनस क्या है, हम आगे सीखेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस आर दी मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अब ये किसने डिस्कवर किया, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। प्लीज राइट डाउन, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज ए एमसीक्यू। वॉज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, उसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। KARL, कार्ल लैंडस्टीनर, who gave the concept of blood grouping। भूलना नहीं है, राइट। क्यू किया, यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साइड में रेड पेन से क्यू कर सकते हो नोट्स में, राइट। Carl Landsteiner. And in RBC of human beings there are different proteins present, like they are called as antigens, right? आपको ये समझना होगा पहले तो ABO क्या है। जब हम एक पेशेंट का ब्लड ग्रुप लेते हैं, सी सपोज ये मैंने एक पेशेंट का ब्लड ग्रुप लेना है स्लाइड में, तो उसके लिए आइडियली आपको बहुत टेस्ट ट्यूब की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्रिक कर लो, मैंने इसे प्रिक किया विद द असेप्टिक नीडल इन हॉस्पिटल, और फिर मैंने क्या किया, इसको इस स्लाइड में डाला, ऐसे नीचे देखिए क्या है, और फिर इस पे से मैं डिसाइड करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप्स डाल दिए मैंने, फिर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस ऐड करके रिएक्शंस के साथ डिसाइड होता है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है, O है, इसमें पॉजिटिव है या निगेटिव है। दैट्स अगेन अ डिफरेंट पार्ट। इसके ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बस आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे ब्लड ग्रुप टेस्टिंग होती है, कैसे हम हॉस्पिटल में स्लाइड्स में लेते हैं। Isn't that interesting, right? Now see, if this is RBC of a patient, एक RBC मैंने लिया है, देख रहा है ये सेल है, बट आइडियली इट शुड बी व्हाट, बाइकॉन्केव शेप्ड, हमने सीखा है, दोनों तरफ से न्यूक्लियस नहीं होता है। सो अगर मैं इसे एक जनरल RBC बोलूँ इसमें, तो इस पे पता है आपको क्या होता है, देयर आर डिफरेंट एंटीजेंस प्रेजेंट। नेचुरल एंटीजन है, राइट, दे आर नेचुरल।
सपोज मैंने ग्रीन से मार्क किया, आरबीसी ऑफ ह्यूमन मैमिलियन सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स। इन पे एक प्रोटीन्स होते सॉरी इन पे प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं एंटीजेंस। अब बोलोगे सर, आप बोलोगे सर एंटीजेंस तो शायद एनिमीज है ना, हमने सीखा था डिफेंस में डब्ल्यूबीसी में कि दे आर प्रेजेंट ऑन एनिमी बैक्टीरिया। हाँ डेफिनेटली दैट्स राइट, मैंने आपको ये सिखाया था तब के लिए दैट एंटीजेंस आर दोज प्रोडक्ट्स विच इन्फ्लुएंसेस एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं, राइट। बट अभी के लिए अभी आप समझो एंटीजन इज आल्सो दे आर आल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन्स। जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये एनिमीज नहीं है, ये तो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, दे आर अवर फ्रेंड्स, राइट। आरबीसी इनके सरफेस पे भी ऐसे एंटीजेंस होते हैं, बट दे आर नॉट फॉर एनीथिंग, दे आर नॉर्मली प्रेजेंट बाय बर्थ। जैसे ब्लड बना है हम एक बेबी का, तो नॉर्मली लाइफ लॉन्ग ये होते हैं, और ये प्रोटीन से ही डिसाइड होता है कि एंटीजन ए एंड बी, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, एंटीजन ए, एंटीजन बी, दो ही टाइप के होते हैं, एक तो ए होगा या फिर बी होगा, या फिर दोनों भी होंगे या फिर दोनों भी नहीं होंगे, और इसी से डिसाइड होता है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जैक्टली आप बोलना क्या चाहते हैं। सो सी, इफ once again if this is a RBC, इस पे अगर एक ए एंटीजन है, प्रोटीन ए है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इट इज ए। अगर दूसरी आरबीसी है, इस पे अगर ये एंटीजन प्रोटीन है, नॉर्मल है, दे आर नॉट अवर एनिमीज, दे आर अवर फ्रेंड्स। नॉर्मली आरबीसी पे होते हैं, आरबीसी तो अपना फंक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन का, यहाँ पे बी है तो इसका ब्लड ग्रुप बी है। और पता है कुछ कुछ आरबीसी में क्या होता है, दोनों भी होता है, ये आरबीसी पे ए भी है एंटीजन, बी भी है, तो इसका ब्लड ग्रुप, दो एंटीजन हमने रिएक्शंस और माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करके समझ लिया कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स में अलग अलग ह्यूमंस में अलग अलग होता है। तो किसी में ए बी है, आपको सबको पता होगा किसी का ए ब्लड ग्रुप होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, यानी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, राइट। अब किसी का ओ भी होता है, दे आर लाइक ओ वाले तो बिल्कुल दे आर लाइक उनमें एक भी एंटीजन नहीं होता है, नो एंटीजन, नो ए नो बी, राइट राइट। तो इनमें ना ए होता है एंटीजन, ना ओ, ये होते हैं ओ। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको। अब ये तो समझ लिया हमने एंटीजन का, राइट, ए बी ओ। अब और एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, समझ लो इसे। अब इनमें जो सपोज एक ये मैंने देखा ए वाले का हम स्टडी करेंगे जिसका ए ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव नेगेटिव हम बाद में समझेंगे, पहले ये तो समझ लो। सो मैंने ये स्लाइड में चेक किया, ये ह्यूमन का, ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसका ए ब्लड ग्रुप आया है। सो इसमें एंटीजन ए है, ये तो क्लियर है, राइट। सो और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि द प्लाज्मा ऑफ ब्लड कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। दे आर प्रोटीन्स, दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। आप बोलोगे सर ए और बी फिर दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे जैसे इम्यून सिस्टम में होता है, सो इट इज नॉट दैट। कम ऑन रिमेंबर, ये अगर ब्लड वेसल है यहाँ पे और इसमें आरबीसीज है, तो इसमें ए बी ऐसे एंटीजेंस होंगे, दे आर ब्लड ग्रुप्स एंटीजेंस। और इसके प्लाज्मा जो होता है ना, इसमें एंटीबॉडी, एंटी ए एंटी बी ऐसे एंटीबॉडी, सपोज ए है तो उसमें बी होगा। दे आर जनरल एंटीबॉडी प्रोटीन्स, ये नॉर्मल होता है, इनका कुछ फंक्शन नहीं है, अपने आप एक स्ट्रक्चर है आरबीसी का। दे आर नॉट फाइटिंग, दे हैव नो रोल इन इम्यूनिटी। प्लीज बी क्लियर, दीज एंटीजेंस एंड दीज एंटीबॉडीज राइट नाउ नॉर्मली दे डोंट हैव एनी रोल इन इम्यूनिटी, बट जब हम मिसमैच ब्लड देंगे, ए को बी का दे देंगे, देन दे विल फाइट ईच अगेंस्ट ईच अदर, बिकॉज फॉर देम इट इज फॉरेन बॉडी। बट जैसे ह्यूमंस को जैसे भगवान ने बनाया है, आरबीसी को ए एंटीजन दिया है और उसके ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी बी। आप ऐसे भी बना सकते हो बॉक्सेस अपने नोट्स में, या फिर चार्ट्स तो दिए ही है आपके टेक्स्ट बुक में, ऐसे भी जैसे भी आपको समझे ऐसे बनाओगे तो शायद आपको और अच्छे से याद हो। सो आरबीसी विथ एंटीजन ए, उसके ब्लड में है एंटीबॉडी बी, यानी ये यहाँ पे एंटीबॉडी बी रहेगा, राइट, एंटीबॉडी बी। और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, राइट। ये देख लिया, ये एरो मैंने किया है, इसका देखा हमने अभी।
दे आर जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स. एंटी ए है तो मेरे साथ एंटीबॉडी बी, दे आर लाइक फ्रेंड्स. ए is a friend of antigen A of this RBC is a friend of antibody B. दोनों इनकी फ्रेंडशिप है, ये एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है. उसी तरह अभी है, हम देखेंगे बी ब्लड ग्रुप वाले का. अब इसमें बी एंटीजन है, इसमें बी है, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? इसमें उल्टा है, एंटीबॉडी ए. आपको सिर्फ अपोजिट याद रखना है एग्जाम के लिए. जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीजन है, एंटीबॉडी बी है. जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसमें बी एंटीजन है, एंटीबॉडी ए है. इट इज जस्ट अपोजिट. दो दे आर अपोजिट बट दे आर फ्रेंड्स, दे आर लाइक फ्रेंड्स है ये एक दूसरे के. हैप्पी रहते हैं साथ में, उनका कोई झगड़ा नहीं होता है. होता है ना कुछ स्टूडेंट्स झगड़ा करते हैं बैच में, हमारी बात नहीं करेंगे बिल्कुल, आपसे तू मेरा दुश्मन है. जस्ट किडिंग. बट ऐसा नहीं होना. सी लाइफ तो क्या है, छोटी सी है, क्यों झगड़ा करना है? हर एक इंसान एक यूनिक है, किसी का नेचर कैसा है, किसी का कैसा है. और हमें क्या करना है? एक दूसरे को हेल्प करना है, स्टडी करना है, हेल्दी कंपटीशन रखना है और सक्सेसफुल होके हैप्पीली इस लाइफ को जीना है. एक दूसरे के प्रति ग्रजेस रखे, बाय कीपिंग ग्रजेस अगेंस्ट ईच अदर इन अवर हार्ट, इन अवर माइंड, डिफरेंट थॉट्स, इससे कुछ नहीं मिलने वाला. सो इफ अगर किसी का किसी से झगड़ा है तो इतना समझ लो कि ये आरबीसी भी झगड़ा नहीं कर रहा है. अगर इसमें एंटीबॉडी एंटीजन बी है तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी ए है. यानी ये नहीं बोल रहा कि मैं बी है तो मैं बी के साथ ही रहूंगा. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम आरबीसी. या आई एम नॉट किडिंग, देयर इज एवरीथिंग. अगर आप सोचो तो लाइफ में हर एक चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. एवरीथिंग इन दिस ब्यूटीफुल नेचर इज टीचिंग अस. So अगर antigen A and antibody B can be a friend in a specific human body, in a human being, then why you can't be? अगर आप opposite भी हो, anyone, boys, girls, जो भी है, you are opposite, your natures are different. It's okay, कभी गलती से किसी से कुछ misunderstanding हो गई हो, but there is no reason to fight. Just meet each other, patch up, message कर दो and just be like friends. आप बोलोगे सर आप ये क्या लाइफ का विजडम सिखा रहे हो? सी दिस इज जस्ट लाइक अ ब्रेक, बिकॉज अभी हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं एंड विद दिस आई वांट टू गिव यू सम इनपुट्स जो मैंने अपने लाइफ में सीखा. सो इट इज नॉट एनीथिंग, आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू, आफ्टर ऑल इट्स योर डिसीजन, बट आई एम जस्ट टीचिंग यू दैट कि आपको इससे याद भी रहेगा कि आरबीसी अगर बी एंड ए फ्रेंड्स हो सकते हैं तो हम सब ह्यूमंस भी एक दूसरे से अपोजिट नेचर होके भी फ्रेंड्स हो सकते हैं. सो दैट्स सिंपल थिंग, राइट? कम ऑन, अभी और इमोशनल नहीं होना है, नहीं तो यहाँ पे इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज थर्ड टाइप, इट इज कॉल्ड एज ए बी. ये है ए, ये है बी. अब ये ह्यूमन में क्या होता है? ऑल दीज आर डिफरेंट. एक का ए ब्लड ग्रुप है, ए बी है, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, अभी इस पे फोकस करेंगे. थर्ड वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें ए एंड बी दोनों एंटीजन है. इसमें क्या है? ए एंड बी दोनों एंटीजन है, ए एंड बी एंटीजन, बट इसमें एंटीबॉडी नहीं है. दोनों भी याद रखना है, नो एंटीबॉडी. क्योंकि फिर इसमें अगर ए वाला एंटीबॉडी दे दिया तो बी को गुस्सा आएगा, बी वाला दे दिया तो ए का गुस्सा आ जाएगा, और ए बी वाला एंटीबॉडी तो कुछ होता नहीं है. दे आर डिफरेंट एंटीजन पर्टिकुलर ए एंड बी. सो इसमें एंटीबॉडी दिया ही नहीं, नो एंटीबॉडी, राइट? और ये जो फोर्थ आरबीसी है ना, हमने देखा ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप. इसमें तो एंटीजन ही नहीं है. आपको दिख रहा है इसके सरफेस पे कहीं पे एंटीजन मैंने बनाया है? नहीं. इसमें ए नहीं है, बी नहीं है. तो यार इसके साथ ये नाइंसाफी क्यों है? नहीं हो सकता. हमें एंटीजन नहीं है तो कम से कम एंटीबॉडी तो दे दो. तो नेचर ने क्या किया? ओ ब्लड ग्रुप वालों को दोनों एंटीबॉडी दे दिए. भाई एंटीजन ए नहीं है, बी नहीं है, तो तेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम तुझको एंटीबॉडी दे देंगे. सो इट हैज बोथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी. दोनों भी यहां ब्लड में है. आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होता है, सरफेस पे, और ये जो ब्लड है ना अंदर पूरा, इसमें एंटीबॉडीज घूमते हैं पूरे ब्लड में. पर्टिकुलर अगर कोई ओ वाला है तो ये क्या है, मैंने स्क्रॉल किया तो ओ में क्या होगा? एक भी नहीं होगा एंटीजन, बट एंटीबॉडी दोनों होंगे ब्लड ग्रुप में. आप चार्ट देखोगे तो आपके चार्ट में, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा चार्ट दिया है, इट विल बी क्लियर. और आप ऐसे बॉक्सेस बना भी सकते हो. और आपको मेरे एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ तो मेरी बातें याद आएगी कि अपोजिट, दे आर फ्रेंड्स. ए में बी वाला एंटीबॉडी, बी में ए वाला.
ए बी को दो दो एंटीजन दे दिए तो बोला भगवान ने नो, अभी नो एंटीबॉडी, बहुत दे दिया आपको, बस बी हैप्पी। और ओ बोला अरे यार मुझे तो एंटीजन ही नहीं दिया मेरे सरफेस पे, मेरे सबके सरफेसेस पे कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल एंटीजन्स दिए हैं और मुझे ना ए ना बी। तो नेचर ने बोला अब वो तो नहीं है बट हमको एंटीबॉडी आपके ब्लड में दे देंगे, आप उनके साथ दोस्ती कर लो। तो ब्लड में जो है वो एंटीबॉडी ए एंड बी, उनके सरफेस पे कुछ भी नहीं है। दिस इज ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्विकली रिवाइज करें, हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। आप बोलोगे सर काफी पढ़ लिया है, ये ओ ए बी ओ, और एक बार हमें अच्छे से रिवीजन चाहिए। तो मैं बोलूंगा ठीक है हम क्विकली रिवीजन करते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिक्चर। सी ऊपर का फर्स्ट सेक्शन है रेड ब्लड सेल टाइप, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, एंटीजन इन ऑन रेड ब्लड सेल, उनके सरफेस पे, राइट। सो पहले देखेंगे हम 1, देखो मैंने एरो किया है ऊपर, चेक फर्स्ट कॉलम ब्लड ग्रुप ए। इसमें क्या है आपको दिख रहा है रेड ब्लड सेल, इस पे जो ये स्पाइक्स है पिंक कलर के, दीज आर ए एंटीजेंस, ऐसे ए है सब तरफ, दीज आर एंटीजेंस। और इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? कम ऑन, इसके अपोजिट वाला, इसका फ्रेंड एंटीबॉडी बी। फर्स्ट अभी सिर्फ फोकस करो फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम नीचे एरो किया है मैंने, नीचे देखो, राइट। सो ए, उसके नीचे एंटीबॉडी बी, और इस पे एंटीजन कौन सा है? ए, ये पिंक कलर का ए एंटीजन। आसान है। वैसे ही बी, अभी बी को देखो, ये ग्रीन कलर स्पाइक्स है, ये है बी बी बी, इस पे से हमने डिसाइड किया इसका ब्लड ग्रुप बी है, बी एंटीजन। और इसमें एंटीबॉडी वाई शेप का होता है, ये ब्लड में होता है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा में होते हैं ये, रिमेंबर। इसमें होगा एंटी ए। मैंने बोला ना जो एंटीजन है सरफेस पे, बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें अपोजिट एंटीबॉडी होंगे ए, बिकॉज अपोजिट्स आर फ्रेंड्स हियर, दे आर नॉट एनिमीज, राइट। और उसमें एंटीजन तो जैसे हमने ऊपर सीख लिया बी एंटीजन। अभी ए बी देखो, ए बी, इसमें एक पिंक है ए, एक ग्रीन है बी, एक पिंक है ए, एक ग्रीन है बी, ए बी ए बी ए बी, ऐसे सभी एंटीजन्स है इसमें, बोथ ए एंड बी एंटीजन। नीचे 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 देखना है एरोज में। और इसमें एंटीबॉडी नो, अरे एंटीबॉडी नहीं है इसमें, याद रखना है, क्रॉस। अरे दो दो एंटीजन दे दिए भाई, और क्या चाहिए तुझको? बस थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए इंसान ने लाइफ में जो भी है, नहीं तो हमारे ग्रीड्स कभी खत्म नहीं होंगे लाइफ में, ये चाहिए वो चाहिए। हमारे पेरेंट्स जो भी देते हैं उसमें खुश रहना है। हाँ थोड़े बहुत नीड्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अच्छे से पढ़ाई करके सक्सेसफुल होके हमारे पेरेंट्स के लिए भी कुछ करें अपने लाइफ में, इसीलिए तो हमारे लिए वो इतने सैक्रिफाइसेस देते हैं, राइट। सो दैट्स द थिंग। सो इसी तरह सेटिस्फैक्ट्री है, ए बी बोलता है अरे मेरे पास दो दो एंटीजन है, ठीक है अभी नहीं है तो चलेगा। अभी ओ क्या बोलता है? ओ मीन्स सपोज इसे जीरो बोल लो, ओ इज लाइक जीरो। अब आप बोलोगे अरे 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 ये तो जीरो है, इसको एक भी नहीं दिया, सी सिंगल स्पाइक्स, इस पे ना पिंक है ना ग्रीन है, नो ए बी नो ए बी ए बी ए बी, कुछ भी नहीं है इसके सरफेस पे, क्रॉस क्रॉस नन, नीचे के कॉलम में नो नो नो, जीरो है। तो कभी लाइफ में किसी को जीरो नहीं समझना। हेलो, लाइफ में कब कौन हीरो बन जाएगा नहीं पता चलेगा बच्चों। सो नेवर अंडर एस्टिमेट एनी पर्सन और एनीवन इन योर लाइफ। ये जीरो हीरो भी बन सकता है। क्या ओ बोलता है ठीक है मेरे पास एंटीजन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एंटी ए एंड एंटी बी है और इसने इसको हीरो बना दिया, बोथ एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, एंटी ए एंटी बी। आसान है। सो हमने इसे कैटेगराइज किया है इसको, राइट। और आपको पता है ये जो ओ है ना, ये ओ के पास कुछ भी नहीं है, इसे सारा जमाना जीरो बोलता है। अरे भाई तेरे पास कुछ नहीं है, न तेरे पास ए एंटीजन है तेरे सरफेस पे, न बी है, कुछ भी नहीं है। और ये अपने मन में तो बोलता है कि मैं तो हीरो हूं यार, मेरे पास एंटी ए एंटी बी है ना, दोनों है, आई एम खुश। और ये इतना दिलदार है, ओ इज वेरी, ओ का दिल बिल्कुल उसकी तरह बड़ा है, जैसा दिख रहा है ना आपको, ये ओ बिग ओ, तो ये बड़ा दिलदार है इतने स्माइल के साथ। ये रोता नहीं है कि मेरे पास नहीं है ना एंटीजन, नो नो नो, क्रॉस क्रॉस है, नो एंटी ए एंटी बी, ब्लड में जो है मैं उसमें खुश हूं, एंटी ए एंटी बी, बट मैं दिलदार हूं। और इसलिए इसे बोलते हैं इन यूनिवर्सल डोनर। व्हाट इज यूनिवर्सल डोनर? भाई मैं दिलदार हूं, मैं सबको ब्लड दे सकता हूं, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, राइट। भले ही मेरे पास ए एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं सबको ब्लड दूंगा,
क्योंकि देने में ही खुशी मिलती है. देयर इज हैप्पीनेस इवन इन गिविंग. So it is called as universal donor. Very important question. Mark in your notes as Q. Definitely it will be asked in your final ICSE 10th board exams. So please mark here and make ऐसा diagram भी बना सकते हो. O with smiley, universal donor, जो blood donate कर सकता है सभी को. Interesting है ना, universal donor. अभी वो कैसे है मैं आपको explain करूँगा. And और एक बात इसके साथ ही हम सीख लेंगे, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, आप ऐसे ही नोट्स में बड़े से बना के भी लिख सकते हो, सो दैट आप रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, बिकॉज ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछेंगे. मैंने क्यू मार्क किया है, क्यू क्यू, ए बी ब्लड ग्रुप, राइट, ए बी. द पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप, ये रेड ब्लड सेल है और इसमें ए और बी दोनों एंटीजेंस हैं, बट एंटीबॉडी नहीं है इसके प्लाज्मा में. इसके पास ऑलरेडी ए बी दे दिया है, ए बी, तो एंटीबॉडी नहीं देंगे अभी, बस हो गया. इसको बोलते हैं व्हाट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट. इतना याद रखो. अभी कैसे है कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं. यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्यू, क्वेश्चन क्यू, स्मॉल क्यू, यानी इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ऐसे ही नोट्स में लिखना है. अब ए बी है, A and O blood group universal donor, AB universal recipient. These are the two important questions which will be asked in your exam. Very high probability, 99%, even 100%. ये तो आप याद कर लोगे, बट कॉन्सेप्ट में बता दूं तो आपको और कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट. सो सपोज अब आप बोलोगे सर क्या होता है एग्जैक्टली. पहले हम समझेंगे कि ए ब्लड ग्रुप है किसी का, राइट, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, यानी उस पे ए एंटीजन है, आरबीसी, और उसके ब्लड में क्या है, ये ब्लड वेसल है, इसके ब्लड में क्या है, एंटीबॉडी बी अपोजिट, हमने अभी सीखा. तो उस पे एंटीजन ए है एंड बी है. तो ए वाले को अगर मैंने ए का ब्लड दिया तो चलेगा क्या, आप बोलोगे हाँ सर चलेगा, ये एक ह्यूमन है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ए को ए का तो चलेगा, बिकॉज ए में क्या है, ऑलरेडी इसमें भी आरबीसी है सरफेस पे, इसमें भी एंटीबॉडीज है बी. सो ये एक पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, मैंने सेम दिया तो सेम को तो सेम चलता है. बट अगर ए को मैंने बी का ब्लड ग्रुप दिया तो चलेगा क्या. कम ऑन अंडरस्टैंड दिस. ए को ए का चलेगा, ये ह्यूमन बीइंग है, इसका बी ब्लड ग्रुप है, यानी इसके आरबीसी पे बी वाले एंटीजेंस है, यहाँ पे ए वाले एंटीजन है. तो एंटीजन का तो कोई टेंशन नहीं है भाई, आपके एंटीजन कोई भी हो, बट एंटीबॉडी का टेंशन है ना, बिकॉज एंटीबॉडी बी इज वेटिंग टू फाइट अगेंस्ट एंटीजन ए, एंटीजन बी सिमिलर. तो जैसे हमने सीखा कि एक आरबीसी का ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होता है, उसके एंटीजन से. सो बी को अगर मैं बी का ब्लड ग्रुप दूं तो क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आरबीसी आ गए तो ये एंटीबॉडी फाइट करेगा इसके अगेंस्ट. ये खुद के, ये जो डोनर का है इसके आरबीसी के अगेंस्ट इसे लगेगा कि भाई मेरा एनिमी आ गया है बी, तो ये एंटी अगेंस्ट है, बी के अगेंस्ट है, ये इसे ए का तो फ्रेंड है बट बी के अगेंस्ट है, तो ये फाइट करेगा. और यहाँ पे क्या होगा, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा, सारे आरबीसीज मरने लगेंगे, बिकॉज हमने गलत ब्लड ग्रुप दे दिया है. ए को ए का देना चाहिए, बी को बी का देना चाहिए. दैट इज द कॉन्सेप्ट. अभी ए बी में क्या होता है, इसमें तो एंटीजन ही नहीं है, इसमें ऐसे एंटीजेंस होंगे क्या, नहीं होंगे, मैंने कट कर दिया है, बिकॉज नो एंटीजेंस. हाँ, इसके ब्लड में क्या होता है, एंटीबॉडी बी एज वेल एज एंटीबॉडी ए. सॉरी, प्लीज बी क्लियर. यहां पे आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट, सो सॉरी, आई वाज थिंकिंग दैट वो ओ है. ए बी में तो क्या होता है, नाम ही ए बी है, तो ए बी ऐसे एंटीजेंस होंगे, और इसमें ये ब्लड वेसल है तो इसके एंटीबॉडीज नहीं होंगे ब्लड में. तो अगर मैं इसे ए का ब्लड ग्रुप दूं तो भी चलेगा, क्योंकि ए वाले के इसमें ए के एंटीजेंस होंगे बट एंटीबॉडी नहीं है तो सेफ है. बी का दूं तो भी चलेगा, राइट. आ रहा है समझ में आपको, हेलो, राइट ना. और अगर ए बी का दूं तो ए बी को ए बी तो चलेगा ही, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, उसमें क्या है, ओ में क्या होता है, ओ में एंटीजन ही नहीं होता है, एंटीबॉडीज होते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है. बोथ एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, उसका क्या करना है हमें, राइट. सो इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम ऑल दिस, राइट. एंटीबॉडी कुछ नहीं करेंगे एक दूसरे को, और एंटीजेंस तो दोनों भी है,
तो एंटीजन में अगर यहाँ पे एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी है ए बी में, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होगा एक दूसरे का एंटीजन एंटीबॉडी का। क्लियर है? सपोज अभी ये ओ ब्लड ग्रुप है, सी स्माइलिंग वाला, स्माइल दिख रहा है इसका, और इसके एंटीजेंस तो नहीं है, बट इसमें क्या है, बोथ एंटी ए एंड एंटी बी, दोनों एंटी ए एंटी बी है। तो अभी क्या होगा, इसको क्या टेंशन है, इसको ये टेंशन है कि ये सबको दे सकता है अगर, बट ये ले सकता है क्या ब्लड, ये सिर्फ ओ का ले सकता है। अगर मैं इसको ए का दूं तो चलेगा क्या ब्लड? अगर इसमें ए वाला आरबीसी दिया मैंने, इसमें ए है एंटीजन, तो एंटी बी फाइट करेगा ना, एंटी ए फाइट करेगा ना। अगर इसको बी वाला दिया तो बी फाइट करेगा इसके साथ, क्योंकि दोनों एंटीबॉडीज है, तो इसको चलता नहीं है, ये सबका ब्लड नहीं ले सकता, इसे सिर्फ ओ का ब्लड चलेगा, क्योंकि ओ में एंटीजेंस नहीं होते हैं, तो वो चल जाएगा, उसमें सिर्फ एंटीबॉडी है। बट अगर ए बी या ए बी का दूं मैं, इवन ए बी, तो क्या करेगा, ये फाइट करेगा। आसान है, राइट? और एक बार हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। ये चार्ट देखो, अगर ए है तो ए को क्या होगा, एंटीजन ए है, ये किसको डोनेट ब्लड कर सकता है, थर्ड कॉलम कैन डोनेट ब्लड टू ए को ब्लड डोनेट कर सकता है, आ रहा है क्या, ए को कर सकता है, बिकॉज ए का तो ए सिमिलर है, ए बी को कर सकता है, हाँ, क्योंकि ए बी में एंटीबॉडीज ही नहीं है, सिर्फ एंटीजेंस है, राइट? एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम खुद का, और ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, ओ तो सब तरफ है। आखिरी का क्या है, कैन रिसीव ब्लड डोनेट, तो ओ तो सबको डोनेट करेगा, ए बी ओ, क्लियर है? फिर सेकंड बी में, बी पे एंटीजन बी है, डोनेट कैन डोनेट ब्लड टू बी एंड ए बी, क्योंकि ए बी में फिर से क्या है, एंटीबॉडीज नहीं है, तो बी भी दे सकता है उसको। बट वो ए से ले सकता है नहीं, क्योंकि ए में एंटी बी है, बी का झगड़ा हो जाएगा, बी एंटीजन और एंटी बी। उसी तरह सी, ए बी में क्या होगा, दोनों है, एंटीबॉडीज क्या है, ए बी को दे सकता है, बट एंटीबॉडीज इन सीरम नन, रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी, किससे रिसीव करेगा, कम ऑन, क्लियर हो रहा है ना? तो दिस इज द चार्ट, कैन डोनेट ब्लड फ्रॉम सेकंड सेक्शन, ओ सबको देगा, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, प्लीज क्लियर, कंफ्यूजन में मैंने यहां पे डोनेट बोला, दिस इज रिसीव, दिस इज डोनेट, राइट? तो ए तो सबसे लेगा, यानी ओ डोनेट कर रहा है और ए ने रिसीव किया, और ओ में लास्ट का सेक्शन क्या है, ओ ब्लड ग्रुप, एंटीजेंस नहीं है एक भी सरफेस पे, कैन डोनेट ब्लड टू ऑल ग्रुप, थर्ड कॉलम इज डोनेशन, ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा, सबको चल सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजेंस नहीं है, सिर्फ एंटीबॉडीज है, एंटी ए एंड एंटी बी, तो झगड़ा नहीं। बट इसको ब्लड किसका चलेगा, सिर्फ ओ का, ओ बेचारा सबको देता ही है यूनिवर्सल, बट लेने को वो किसी का नहीं लेता, इतना दिलदार है, वो बोलता है मैं सिर्फ अपने भाई ओ से लूंगा, बाकी ए बी से नहीं, क्योंकि ए बी अगर आएंगे तो क्या होगा, इसके सीरम में तो एंटी ए एंटी बी है, इनका झगड़ा हो जाएगा और वो उसके ब्लड में डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का, और इट कैन कॉज हीमो एनीमिया एंड डिस्ट्रक्शन, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। इसलिए कंपैटिबल ब्लड ग्रुप देते हैं, इट शुड बी कंपैटिबल। ए का किसको देंगे, ए का ब्लड हम कैन डोनेट ब्लड टू ए वाले को और ए बी को, ए बी तो सबका लेता है इसलिए, राइट? तो ऐसा होता है, दिस इज द बेसिक ओवरव्यू। अभी आप बोलेंगे सर इनफ कितना है, सी अभी लास्ट पार्ट बचा है, सिर्फ आर एच सिस्टम रीसस, इसी का पार्ट है, फिनिश कर देते हैं, देन डन। फिर कल से हम हार्ट के रिलेटेड स्टडी करेंगे, सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट, हाउ इट वर्क्स, राइट? सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, आउट, इफ नीडेड एक ग्लास ऑफ जूस और कॉफी ले लो एंड प्लीज फिनिश इट बच्चों, प्लीज। सो आई एम हियर, सो लेट्स स्टार्ट। पॉज करके आप ब्रेक भी ले सकते हो, या फिर इंटरेस्ट आ रहा है तो रिसर्च के साथ फिनिश कर देते हैं। सी जैसे हमने एबीओ फिनिश किया ब्लड ग्रुप सिस्टम, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच सिस्टम। हमने एबीओ फिनिश किया, अभी आरएच क्या होता है, नाम में ही है, आरएच इज अ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जैसे ए बी एंटीजन होते हैं, वैसे ये अगर आरबीसी है तो इस पे आरएच होता है, आरएच, इसे डार्क मैंने किया है, आरएच। अगर आरएच है तो हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे, जो पेशेंट के ब्लड वेसल्स में आरबीसी पे आरएच है, और अगर आरएच नहीं है तो हम उसे आरएच निगेटिव बोलेंगे। दिस आर द सिंबल्स, रिमेंबर। आगे मैं जो भी यूज करूंगा, प्लस साइन किया तो दैट इज अ पॉजिटिव, यानी इसमें क्या है, इसमें ए वाला एंटीजन भी है और आरएच भी है,
सो दिस ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव, यानी ए एंटीजन तो है ही, बट ये डार्क वाला जो मैंने मार्क किया है ये है RH, इसके सरफेस पे RH भी है। बट अगर इसके सरफेस पे सिर्फ ए एंटीजन है और RH नहीं है, डार्क मैंने नहीं किया, निगेटिव, ए निगेटिव, सपोज ये ए वाले हैं, ए एग्जांपल लिया, ऐसे ही ए बी में होगा, ओ में होगा, एवरीथिंग इज सेम, ए बी ओ, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस RH फैक्टर। RH है या नहीं है, RH है तो A पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इज फॉर RH एंड A इज फॉर A एंटीजन, सो RH इज दैट सिस्टम। और कहां से हुआ है ये? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ नेम RH स्टैंड फॉर रीसस of a common monkey in which this factor was discovered. Rhesus कॉमन मंकी था, कॉमन मंकी जिसमें हमने रिसर्च किया था, जिसके थ्रू हमें समझा कि ह्यूमंस में भी आरबीसी पे ऐसा फैक्टर हो सकता है। सो उसके डिसाइडिंगली हमने पॉजिटिव निगेटिव किया। और आपको पता है अगर हमने पॉजिटिव का ब्लड निगेटिव में दिया तो क्या होगा? देयर कैन बी रिएक्शन एंड एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दैट RH पॉजिटिव। ये तो पता है, पॉजिटिव को निगेटिव दे दिया, अरे भाई मेरे पास पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव निगेटिव को हमने पॉजिटिव लाके दे दिया तो उसमें रिएक्शन शुरू होगा। इसी को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना, RH फैक्टर प्रेगनेंसी, एक सेपरेट टॉपिक है आपको दिया हुआ, राइट? इट इज कॉल्ड एज सी। अभी क्या है? RH इनकम्पैटिबिलिटी हमने देखा, पॉजिटिव को निगेटिव अगर हुआ तो इनकम्पैटिबल होगा। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? सपोज दिस इज अ लेडी, राइट? ये एक लेडी है, राइट? इसका ब्लड ग्रुप है ए है, ए बी जो भी हो, बट निगेटिव है, हमें सिर्फ RH से लेना है, बाकी कुछ भी हो जाए, होता है ना। सी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन आवर वर्ल्ड हैव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, दैट इज दे आर RH पॉजिटिव, बट कुछ लोग होते हैं जो निगेटिव भी होते हैं। सो बाय नेचर ने दिया है ना, उनके सरफेस पे RH फैक्टर का प्रोटीन नहीं है, सो दे आर निगेटिव। तो ऐसे वुमेन्स में ये, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक कि RH निगेटिव या नहीं होना यानी कोई डिसीज है और इट इज अ इलनेस। नो, हैविंग एन RH निगेटिव ब्लड टाइप इज नॉट एन इलनेस एंड यूजुअली इट डज नॉट अफेक्ट योर हेल्थ। ये किसी ह्यूमन बीइंग की, लेडी की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता। बस जब वो लेडी कंसीव होती है प्रेगनेंसी में तो हमें एक्स्ट्रा केयर लेना होता है, राइट? तो हम जब एंटीनेटल चेकअप करते हैं 9 मंथ्स में, तो हम देखते हैं कि अगर लेडी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और हमें एंटीसिपेट करना है कि बेबी अगर पॉजिटिव हुआ, फादर पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? इंजेक्शन दे देंगे सो दैट बेबी को आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर हम इंजेक्शन दे दे तो बेबी नॉर्मली होने वाला है। सो इट इज नॉट अ बिग थिंग और डिसीज, इट इज जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट RH फैक्टर में हमें लेडी को इंजेक्शन भी देना होगा निगेटिव अगर हो तो। बाकी तो वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह है, वो लेडी नॉर्मल लाइफ है उनकी, कोई बीमारी नहीं है, जस्ट आरबीसी पे RH फैक्टर नहीं है। बट प्रेगनेंसी में इट कैन कॉज सम कॉम्प्लिकेशन। वो कैसे? देखो, सी दिस इज RH निगेटिव वुमन और इसके और यहां पे क्या हुआ देख रहे हो आप? RH निगेटिव वुमन है और इसने यहां पे RH पॉजिटिव बेबी है जो इसके अंदर है। ये बेबी जो है ये RH पॉजिटिव है और अभी मदर RH निगेटिव है। होता क्या है, फर्स्ट टाइम जब बेबी डिलीवर होता है तो गलती से डिलीवरी के वक्त अगर कॉर्ड क्लट कट करते हैं ना, तो ये अगर पॉजिटिव ब्लड थोड़ा सा भी अंदर चला जाए मदर के, तो क्या होगा? पॉजिटिव आ गया और ये निगेटिव है, तो इसके अगेंस्ट RH अगेंस्ट एंटी RH एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस होंगे, राइट? यानी एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे कि बाबा ये पॉजिटिव मेरे ब्लड में। मदर को तो एंटीबॉडीज बनाने नहीं है, बट बाय नेचर ब्लड का ये एक रूल है या फिर ब्लड का ये एक डिक्टम है कि पॉजिटिव आ गया तो भाई मुझे लगेगा कि कोई एंटीजन आ गया है फॉरेन बॉडी ब्लड में, क्योंकि मेरे पास तो ये मेरे बॉडी में, ये मदर में कभी ये RH था ही नहीं। तो बेबी इज लाइक, बेबी तो निकल गया बट गलती से अगर एंट्री हो गई डिलीवरी के वक्त, नॉर्मल डिलीवरी, कॉर्ड कटिंग और एनीथिंग, तो इसके अगेंस्ट कुछ एंटी RH। बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी नथिंग, नो वरीज, क्योंकि बेबी निकल चुका है और सिर्फ सेंसिटाइज कर दिया है मदर के ब्लड में, एंटी RH छोड़ दिया है थोड़े से, जो कि आगे रह सकते हैं। होता क्या है वो सेकंड प्रेगनेंसी में। अब आप बोलोगे सर सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है? तो सी इन सेकंड प्रेगनेंसी में देयर इज RH इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसी अगर हुई और एंटीबॉडी लेवल्स एंटी RH अगर मदर में हो गए तो बेबी का अंदर जाके इट कैन डिस्ट्रॉय। वो कैसे? सी सेकंड प्रेगनेंसी,
सेम लेडी अगर उसने इंजेक्शंस नहीं लिए हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसे पता नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है अंदर, और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया और डिलीवरी हो गई, ऐसे होता है ओल्ड विलेजेस में एंड एनीवेयर, तो ऐसे बेबी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। वो कैसे, अभी आप देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो निगेटिव RH निगेटिव ब्लड सेल है ना, इसने क्या किया, एंटीबॉडी बना दिया, कि बन चुका है ऑलरेडी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये एंटीबॉडीज बने हैं, दिस बॉक्सेस ऑरेंज। तो अब ये फाइट करेंगे अंदर जाके। अब बेबी को, अगर बेबी के अगेंस्ट, अगर बेबी के RH पॉजिटिव को फाइट करने लगे ये, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का डिस्ट्रक्शन होगा, RBCs ब्रेक होने लगेंगे, ऑक्सीजन कम होगा और बेबी की डेथ भी हो सकती है। और आफ्टर डिलीवरी बेबी को एनीमिया हो सकता है, यानी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन हो गया, RBC डिस्ट्रक्शन हो गया। सो इट कैन बी फैटल। इवन इन दिस पिक्चर यू कैन सी RH निगेटिव मदर, ये निगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, सिर्फ एंटीबॉडीज बन गए। दिस पिक्चर इज इन बिटवीन प्रेगनेंसी, दिस इन बिटवीन, राइट। हेलो, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, आज थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, सो प्लीज फोकस, कम ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, हम फिनिश कर रहे हैं 2 मिनट्स। तो क्या हुआ, इसमें ये एंटीबॉडीज बन गए वाई शेप्ड, ये एंटी RH एंटीबॉडीज है, तो ये बन गए। बेबी फर्स्ट वाला नॉर्मल हो गया, बट यहाँ पे सेंसिटाइज कर दिया, कुछ ब्लड अगर चला गया कॉर्ड कटिंग में तो ये ब्लड में रहेंगे और ये कुछ दिन तक रहेंगे, मदर को कुछ नहीं करेगा। बट सेकंड टाइम अगर प्रेग्नेंट हुआ और सेकंड RH पॉजिटिव बेबी रहा, तो फिर जब ये ट्रांसमिट हो गए अम्बिलिकस के थ्रू, कॉर्ड के थ्रू, तो ये फाइट करने लगेंगे और बेबी में ब्लड वेसल्स को ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एनीमिया होगा, इवन बेबी का डेथ भी हो सकता है ऐसे कंडीशंस में, राइट। तो इसलिए अगर हमें इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीजीन्स। आपको ये समझना है कि पीपल विथ RH ब्लड ग्रुप हैव डी एंटीजीन। RH यानी क्या, अगर ये RBC है, RH यानी इसमें है डी एंटीजीन, इस एंटीजीन का नाम है डी एंटीजीन। तो हम क्या करेंगे, इसमें एंटी डी इंजेक्शन देंगे प्रेगनेंसी में। ये पिक्चर देखिए, ये एक लेडी है, प्रेग्नेंट है, इसे 28 वीक्स में प्रेगनेंसी में हम क्या कर देंगे, एंटी डी पहले ही दे देंगे, एंटी डी इंजेक्शन। सी मैकेनिज्म क्या है, द RH पॉजिटिव फीटल RBCs that enter the maternal circulation are destroyed by anti-D. Thus D antigen is not allowed to be presented to the maternal immune system and prevent sensitization. यानी क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही मुझे पता है कि लेडी का RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो मैं हॉस्पिटल में क्या करूंगा, इसे 28 वीक्स में और बाद में डिलीवरी के बाद ऐसे 2 बार हम इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन दे रहा है डॉक्टर, तो क्या होगा, एंटी डी क्या करेगा, ऑलरेडी ब्लड में जाएगा, राइट, दैट एंटर द मैटरनल सर्कुलेशन एंड द RH पॉजिटिव फीटल सेल्स जो RBC के आएंगे ना, सपोज अगर बेबी RH पॉजिटिव निकला, निगेटिव रहा तो कुछ नहीं, और ब्लड चला गया, तो ये RH एंटी डी जो मैंने दिया है इंजेक्शन के थ्रू, वही इसको डिस्ट्रॉय करेगा और बेबी का अपना जो मदर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो एक्सपोज ही नहीं हुआ, यानी द डी एंटीजन आर नॉट अलाउड टू प्रेजेंटेड टू द मैटरनल इम्यून सिस्टम, यानी मदर ने सेंसिटाइज नहीं किया है, मदर को सेंसिटाइज नहीं हुआ है, इसलिए क्या होगा, इसलिए वो बेबी हेल्दी निकलेगा और मदर भी सेंसिटाइज। तो सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, सेकंड प्रेगनेंसी विल बी नॉर्मल, राइट। सो डी एंटीजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आसान है, राइट। हमें मदर, अगर ये मदर है, इसके इसमें ये ब्लड है, तो अगर इसमें ये RH निगेटिव है, तो मैंने अगर इसमें एंटी डी दे दिया, एंटी डी, तो ये एंटी डी एंटीबॉडीज है ऑलरेडी ब्लड में, तो फिर अगर बेबी आ गया और इसका ब्लड आया, अगर पॉजिटिव भी आ गया, तो ये इस एंटी डी के साथ फाइट करेगा, एंटी डी इसे मार डालेगा, सो दैट मदर अपने से कोई पॉजिटिव एंटी डी ना बनाए, एंटी RH एंटीबॉडी ना बनाए, क्योंकि मदर ने बना लिया तो सेकंड प्रेगनेंसी में वो फाइट करेंगे बच्चे को, तो हम इंजेक्शन वाले एंटीबॉडीज ही इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और मदर की जो इम्यून सिस्टम है, मदर्स इम्यून सिस्टम, इसको सेंसिटाइज नहीं करेंगे और वो नहीं फाइट करेगी अगेंस्ट बेबीज ब्लड सेल्स, उसका इम्यून सिस्टम फाइट नहीं करेगा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। आप फिर से पढ़ोगे ना टेक्स्ट बुक में तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। और डाउट्स हो तो आप तो कन्वे कर सकते हो उसने आंसर को, राइट। सो विद दिस वी आर डन विथ today's session, blood transfusion. A big smile and tomorrow आपका फेवरेट जो आपने 8th में भी पढ़ा है, ब्लड हार्ट सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब तक मैंने काफी डिटेल में लिया है क्योंकि आपने ये सीखा नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स गिवन विच आर क्वाइट चैलेंजिंग, बट हमने ट्राई किया है कि हम इसे आसान करें, राइट।
So for now, take care, bye bye, and keep shining, keep rocking, and keep loving biology. Start loving biology. जब प्यार करोगे तभी तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा. सो नेचर से प्यार करना है, प्लांट्स, एनिमल्स, सेल्स, एंड कीप स्माइलिंग लाइक दिस. हमेशा हर हाल में खुशी, डिसअपॉइंट नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स होना है और लॉकडाउन को भी एंजॉय करना है, राइट? So with this, I am taking your leave. Take care. Okay? Bye bye. Have a great day.